नमस्कार भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर कुणाल नाथ है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। क्या डॉक्टर्स के ऊपर क्रिमिनल लॉज़ अप्लाई होते हैं? क्या कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है और उसमें पेशेंट का कुछ अनहित हो जाता है किसी भी कारण से, तो क्या उसके ऊपर हम क्रिमिनल केसेस फाइल कर सकते हैं? ये जो क्वेश्चन है ये आज की तारीख में मेडिकल फ्रेटर्निटी को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई सर्जन है, वो पेशेंट को इमरजेंसी में सर्जरी में लेता है। मान लीजिए कोई अपेंडिक्स रप्चर हो गया या पेरिटोनाइटिस का पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, एक्यूट एब्डोमेन करके आया है। सर्जन उसको इमरजेंसी सर्जरी में लेता है और किसी वजह से पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता। बहुत बार हमने देखा है कि क्योंकि निराशा होती है पेशेंट के रिलेटिव्स को कि हमारा पेशेंट नहीं बच पाया, और वो निराशा कई बार गुस्से के रूप में डॉक्टर के ऊपर निकलती है। और कई बार जल्दीबाजी में जो कंप्लेंट लोकल थाने में दी जाती है उसके तहत डॉक्टर पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस हो जाता है, जिसे 304 ए इंडियन पीनल कोड और आज की जो भारतीय न्याय संहिता में धारा 106 बोलते हैं। तो इस डर से अब ऐसा होने लगा है कि कई डॉक्टर्स जो है इमरजेंसी में या सीरियस केसेस लेने से डरने लगे हैं। और मेरे ही कई आसपास कलीग्स के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने एक अच्छे इंटेंट से कोशिश करी पेशेंट को बचाने की, और किसी वजह से पेशेंट नहीं बच पाया। और वो जो रिलेटिव्स का गुस्सा था वो एक एफआईआर के रूप में कन्वर्ट हो गया, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने भी मतलब जो उसकी गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करे बिना उन पे डॉक्टर्स पे 304 ए जो कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस की धारा है उसके तहत एफआईआर दर्ज कर ली। अब ये डिस्कशन मेरा बेसिकली हमारे डॉक्टर कलीग्स के लिए है, एक अवेयरनेस अबाउट दिस क्रिमिनल नेग्लिजेंस धारा 304 ए जिसका डर हम सबको रहता है, उनके लिए ये है। और क्या हमें पता होना चाहिए क्या बेसिस है क्रिमिनल नेग्लिजेंस का, कब ये धारा एक्चुअली लगाई जा सकती है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, कौन से ऐसे रैश और नेग्लिजेंट एक्ट्स हैं जिसके लिए ये धारा बनी थी और जिसका पर्पस है, ये जानना ज़रूरी है। कैसे इस धारा का मिसयूज़ कई बार होता है डॉक्टर्स से, अनयूजुअल कंपनसेशन, एक तरह से कहना नहीं चाहिए वर्ड, बट कंपनसेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए डॉक्टर को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का डर दिखा के, और ये एक फैक्ट हो चुका है। हालांकि आगे जाके जब वो फैक्ट्स प्रूव नहीं हो पाते हैं तो इसमें केसेस क्वॉश भी हो जाते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी डैमेज डॉक्टर की रेपुटेशन को और डॉक्टर के मानसिक संतुलन को हो चुका होता है, जो जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत से पैशनेट तरीके से वो लास्ट डिच एफर्ट किया पेशेंट की जान बचाने के लिए। इसकी गाइडलाइन जाननी इसलिए भी ज़रूरी है कि यदि ये अनअबेटेड चलता रहा तो बहुत सारे अच्छे क्वालिफाइड और इमोशनल और जो पैशनेट डॉक्टर्स हैं वो धीरे धीरे ये रिस्की केसेस लेना बंद कर देंगे। अगर उन पे ये तलवार लटकी रही कि भाई अगर कुछ मान लीजिए हमारे से पेशेंट नहीं बच पाता है तो कल को मेरे पे 304 ए की धारा में तहत मेरे पे केस हो सकता है जिसमें मुझे 2 साल तक की सज़ा जेल हो सकती है। आप खुद सोचिए, कोई आप डॉक्टर की पोजीशन में हो तो ऐसा आपको लगे तो कितना डर लगेगा आपको स्कालपल पकड़ते हुए या इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हुए। तो ये तो हुआ इसका एक क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब इसका लीगल पॉइंट क्या है वो जानना ज़रूरी है। तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस डॉक्टर पे अप्लाई होता है कि नहीं होता, इसके जो इंडियन केस लॉज हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो डिसाइड हुआ था 5 अगस्त 2005 को। और जितने भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस में डॉक्टर्स पे एफआईआर होने की गाइडलाइंस हैं वो इस केस लॉ से आई, जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये मैं इसलिए भी बताता हूँ केस लॉस के नाम कि अगर कोई डॉक्टर फ्रेंड्स ये प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं तो अपने लॉयर से वो डिस्कस करके इस केस की रेफरेंस अपने केस में दे सकते हैं, क्योंकि जितनी भी गाइडलाइंस डॉक्टर्स के ऊपर क्रिमिनल एफआईआर करने की हुई हैं वो इसी एक केस लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो इसके जनरली मैं शॉर्ट में केस के फैक्ट्स बता देता हूँ। ये केस है सीएमसी लुधियाना का। सीएमसी लुधियाना में एक पेशेंट एडमिट हुए थे, और उस पेशेंट के जो पेशेंट थे उनके टर्मिनल कैंसर के पेशेंट थे, और वो सीएमसी लुधियाना में एडमिट थे। एक दिन सडनली जब वो एडमिट थे तो उनको कुछ सांस फूला या कोई दिक्कत हुआ, तो उनके बेटे ने तुरंत
वहाँ पर जो अटेंडिंग नर्स को बुलाया और अटेंडिंग नर्स ने डॉक्टर को कॉल किया। 15 से 20 मिनट में डॉक्टर जेकब मैथ्यू और एक और डॉक्टर हैं जो इसमें आए, उन्होंने अटेंड किया और ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने के लिए बोला। और ऑक्सीजन सिलेंडर जो आया उसमें ऐसे एलिज्ड फैक्ट्स थे कि उसमें ऑक्सीजन थी नहीं, और जब तक दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज हो पाता इतनी देर में जो पेशेंट थे उनकी मृत्यु हो गई। तो इस पे एलिगेशन ये लगा डॉक्टर पे कि ये डॉक्टर की नेग्लिजेंस है कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था हॉस्पिटल में, या जो ऑक्सीजन सिलेंडर था उसमें ऑक्सीजन नहीं था। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था जहाँ ये कंप्लेंट फाइल की गई, उन्होंने जो ये डॉक्टर थे, डॉक्टर जेकब मैथ्यूज़, इनके ऊपर और दूसरे एक इनके कलीग भी थे सीएमसी लुधियाना में, डॉक्टर एलन जोसेफ, इन दोनों के ऊपर 304A की धारा में केस दर्ज कर लिया। तो उन्होंने अपनी तरफ से सेशंस कोर्ट में भी अपील लगाई कि ये इसमें कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस हमारी तरफ से तो है नहीं, ऑक्सीजन अगर हॉस्पिटल में नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी तो डॉक्टर की है नहीं, डॉक्टर का काम तो अपना प्रोफेशनल स्किल दिखाना है, जो हमने टाइम पे पहुंच के दिखाया, बट हमें इसमें ज़बरदस्ती घसीटा गया। लेकिन हाई कोर्ट तक तो उन्हें राहत नहीं मिली और ये उनकी FIR क्वॉश नहीं हुई। फाइनली स्पेशल लीव पिटीशन लगाई इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और वहाँ से ये जजमेंट आया जिसको मैं आप कोट कर रहा हूँ, जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर्स, 5 अगस्त 2005, जो हमारे रिस्पेक्टेड जस्टिस RC लाहौटी, रिस्पेक्टेड जस्टिस GP माथुर और रिस्पेक्टेड जस्टिस PK बाला सुब्रमण्यम की बेंच थी, डिविजनल बेंच थी, जिन्होंने इस पे जजमेंट दिया। तो मुख्य बातें क्या हैं इसमें? इन्होंने जो बेसिस लिया, एक और जजमेंट है वो मैं फिर डिस्कस करूंगा, डॉक्टर सुरेश गुप्ता केस, जिसमें मुख्य बातें ये बताई गई कि जो नेग्लिजेंस है, कब हम बोलेंगे कि कोई नेग्लिजेंस हुई है। 3 चीज़ें हैं नेग्लिजेंस को प्रूव करने के लिए। पहला, आपकी ड्यूटी थी कि नहीं थी। दूसरा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई कि नहीं हुई, और उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी से कोई मरीज का नुकसान हुआ क्यों नहीं हुआ। अब नंबर 1, इस केस में अगर हम देखें तो क्या ऑक्सीजन सप्लाई करना डॉक्टर जो अपॉइंटेड डॉक्टर है उसकी ड्यूटी है? अगर नहीं है तो ये नेग्लिजेंस इसी लेवल पे ख़त्म हो जाती है। अगर ये किसी की ड्यूटी है तो वो हॉस्पिटल की या एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम ये कह सकते हैं, हाँ, ऑक्सीजन सप्लाई करना उनकी लीगल ड्यूटी है। क्या ये ड्यूटी ब्रीच हुई? अगर हम डिटेल में फैक्ट्स में जाएंगे तब पता चलेगा कि हुई कि नहीं हुई, बट अगर ये हुई है तो हाँ, सेकंड पॉइंट कंफर्म होता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई। और तीसरी बात, क्या उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी से पेशेंट का नुकसान हुआ? हाँ, इस केस में हुआ। तो कोर्ट ने भी ये बोला कि डॉक्टर के लेवल पे उनको केवल अपने प्रोफेशनल स्किल को अप्लाई करना है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो उनकी डिग्री के हिसाब से एक नॉर्मल डॉक्टर का होना चाहिए। अगर अपने डिग्री के प्रोफेशनल स्किल के हिसाब से वो अपना मिनिमम स्टैंडर्ड भी अप्लाई कर रहा है पेशेंट के भले के लिए, तो भी उस पर कोई नेग्लिजेंस का चार्ज नहीं लगाया जा सकता, कम से कम क्रिमिनल नेग्लिजेंस का चार्ज तो नहीं लगाया जा सकता। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई चीज़ जिसमें डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, जैसे इस केस में ऑक्सीजन सिलेंडर में नहीं था, कई हम देखते हैं आजकल आए दिन, भाई कहीं आग लग गई तो डॉक्टर पे FIR हो गई जो कि ट्रीटिंग डॉक्टर था, या कोई ऐसी चीज़ जो उसके कंट्रोल से बाहर थी फिर भी डॉक्टर पे FIR हो गई। तो इस जजमेंट ने क्लियर किया है कि आपको जब आप क्रिमिनल नेग्लिजेंस का FIR डॉक्टर पे करते हैं, 3 चीज़ें आपको देखनी है। पहला, क्या वो उसकी लीगल ड्यूटी थी, क्या उसकी लीगल ड्यूटी का कोई हनन उसने ब्रीच किया है, अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, और तीसरा, उस लीगल ड्यूटी की ब्रीच से क्या मरीज का नुकसान हुआ है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो डॉक्टर के ऊपर आप क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो कम से कम नहीं कर सकते हैं। सिविल नेग्लिजेंस यानी जो कंपनसेशन होता है, मुआवजा होता है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो अलग है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस में सिवियर डिग्री ऑफ हार्श आपकी नेग्लिजेंस होना चाहिए कि बिल्कुल ही लापरवाही बरती हो डॉक्टर ने अपने इलाज में, जो कि उसकी डिग्री के स्टैंडर्ड के किसी भी डॉक्टर ने पॉसिबल ही नहीं है इतनी लापरवाही बरतना। केवल और केवल तब वो 304A के दायरे के अंदर आता है, अदरवाइज वो 304A के दायरे में नहीं आता है। तो ये चीज़ जब भी कोई डॉक्टर इसे फेस करे, जेकब मैथ्यूज़ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जजमेंट बिल्कुल कोट कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन उन्होंने इसके अंदर दी है। मान लीजिए कोई पुलिस इंस्पेक्टर पे केस कंप्लेंट आती भी है किसी डॉक्टर के अगेंस्ट कि भाई इन्होंने बहुत लापरवाही बरती जिससे हमारे मरीज की मौत हुई, जो हम आजकल कॉमनली सुनते हैं, तो उस पुलिस ऑफिसर को आइडियली पहले एक न्यूट्रल मेडिकल ओपिनियन लेना चाहिए। एक
सरकारी मेडिकल कॉलेज से आइडियली एक दूसरे डॉक्टर जो उसी ब्रांच का हो उससे ओपिनियन लेना चाहिए कि क्या ये जो केस हमारे पे कंप्लेंट आई है इसके अंदर प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लेवल की कोई गलती डॉक्टर साहब ने की है। अगर न्यूट्रल मेडिकल ओपिनियन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आइडियली होना चाहिए, यदि वो ये कहते हैं हाँ प्रथम दृष्टया एक ग्रॉस नेग्लिजेंस हुई है तो ही वह सेकंड स्टेप पे जा सकते हैं कि वो डॉक्टर के ऊपर 304A की जो है वो कर सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं। और इसमें अरेस्ट के लिए भी जो डॉक्टर को अरेस्ट है उसके लिए भी स्पेशल गाइडलाइंस है कि अनलेस आपको लग रहा है कि डॉक्टर साहब इन्वेस्टिगेशन में ये मतलब बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस मतलब पुलिस इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सर पर भी बेल इसमें मिल सकती है, तो यदि उन्हें लगता है कि डॉक्टर साहब कोऑपरेट कर रहे हैं तो उन्हें अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब जजमेंट्स उन्होंने जो, अगर आप ये पूरा केस पढ़ेंगे तो बैकग्राउंड उनका ये था कि जहाँ तक हो सके हमें मेडिकल प्रोफेशन को क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस से दूर रखना है, क्योंकि यदि हर केस पे हर डेथ पे मरीज की अगर FIR डॉक्टर पे होने लगी तो सर्जन के हाथ कांपेंगे, फिजिशियन के हाथ कांपेंगे अपना काम करते समय। तो बहुत ही, अगर मेडिकल ओपिनियन आपने न्यूट्रल ले लिया है, उसमें प्रथम दृष्टया नेग्लिजेंस आई है और अगर डॉक्टर साहब कोऑपरेट करने को तैयार हैं तो बिना अरेस्ट करे भी आप 304A का फाइल कर सकते हैं और आगे केस चलेगा। तो ये डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी है। अगर आप ऐसी कोई FIR फेस करते हैं, अपने लॉयर से आप ज़रूर बात करें कि जेकब मैथ्यूज़ की गाइडलाइन आपके केस में फॉलो हुई हैं कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।